नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत ने पाकिस्तान को बढ़िया सबक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चखाया। बताया कि अगर हमारी तरफ आतंकियों को भेजोगे तो हम उन्हें तुम्हारे यहां घुसकर खत्म करने आएंगे। बढ़िया संदेश था, स्पष्ट संदेश था। लेकिन पाकिस्तान को यह संदेश समझ में तो आया, लेकिन इस नैरेटिव वार को जीतने के लिए कि उसने भी अपनी तरफ से भारत का कुछ नुकसान पहुंचाया, कई तरह की तिगड़में लगाई। फिर चाहे उसमें झूठ बोलना शामिल हो या फिर अपने यहां पर सेना को सम्मान देने का कार्यक्रम हो, पाकिस्तान ने जिस तरह की फर्जी हरकतें की हैं वो तो हमने कई बार आपके सामने पर्दाफाश के रूप में साझा की हैं। हमने बताया है कि ये लोग अपनी संसद में किस तरह की झूठ बोलते हैं और इनकी सारी बातें हमने आपके सामने प्रॉपर बताई। लेकिन इसी क्रम में पाकिस्तान ने अपने सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद कई तरह के प्रश्न उठने लगे। कहा गया कि ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल कहे जा रहे हैं। ये फील्ड मार्शल संभवतः कुछ बड़ा किए होंगे, इसीलिए किया जा रहा होगा। कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि 1971 का हमने बदला ले लिया है। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं कि सर, 1971 में भारत ने आपके चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसा आपने भारत के साथ क्या कर दिया है जिसके चलते आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है? ऐसी भी क्या आपकी चीजें शहबाज शरीफ की आसिम मुनीर को पता है जिसके लिए आपको उन्हें इस तरह से सम्मानित करना पड़ा? आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते आतंकियों को एक साथ कहीं हूरों का सामना करना पड़ गया? ऐसा अल्टीमेटली इन्होंने क्या कर दिया जिसके लिए इन्हें इतना सम्मान दे दिया गया? खैर, पाकिस्तानियों ने नैरेटिव वॉर में केवल इस बात को बताने के लिए अपनी जनता को कि हां, हमने फॉल्स नैरेटिव जीत लिया है, हमने भारत को चुनौती दे दी है, हमने भारत की तरफ से आए हुए वायुसेना के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा दिया है। इस तरह से पाकिस्तान में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि उन्होंने संभवतः भारत का भी नुकसान किया है। और इस नुकसान के लिए उनके सेना अध्यक्ष को अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सेना अध्यक्ष थल सेना के अध्यक्ष थे ये, उसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष अलग अलग और भी होते हैं। अगर इनकी सेना में से अगर किसी ने कुछ किया भी होता तो वो वायुसेना के अध्यक्ष के द्वारा किया गया कार्य होता, वायुसेना के द्वारा ही भारत को नुकसान पहुंचाया गया होता। लेकिन इन्होंने जिस तरह से थल सेना अध्यक्ष को इतनी सारी उपाधियां दे दी हैं, इससे ही समझ में आता है कि यहां पर किस तरह से थल सेना का शासन में हस्तक्षेप चलता है और शहबाज शरीफ को अपनी सरकार बचाने के लिए आसिम मुनीर को अपने पक्ष में करके रखना कितना जरूरी है। और एक फेक मेमोरेंडम बना के चलना, मोमेंटम बना के चलना कि हां, सेना बहुत कुछ कर रही है, सेना पर सवाल मत खड़े कर देना, सेना के बारे में यह सवाल मत पूछ लेना कि भारत ने किस तरह से 100-100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया, भारत ने किस तरह से इतना दूर नूर खान बेस तक ब्रह्मोस को भेज दिया, भारत ने किस तरह से तुम्हारे इतने संवेदनशील इलाकों में अपनी मिसाइलें भेज दी। कहीं सेना से इस तरह के प्रश्न वहां की जनता ना कर ले, इसलिए सेना को ही सम्मानित कर दो और कहो कि सेना ने शानदार काम किया, उस काम को जिसे अभी तक ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि क्या किया। लेकिन हां, सेना को इतना सम्मान दे दो कि सेना से लोग सवाल पूछना बंद कर दें। लोग सवाल पूछना बंद कर दें कि भारत ने तुम्हारे ऊपर इतना जबरदस्त जो हमला किया, उस हमले का तुमने क्या बदला लिया। कहीं सेना से यह सवाल ना पूछ लिए जाएं कि चाइनीज जो रिश्वत थी उसके तहत तुमने जो हथियार खरीदे थे, उन हथियारों ने काम क्यों नहीं किया। इन तमाम सवालों को कोई ना पूछ ले, इसलिए इन्हें सम्मानित कर दो। अब सम्मानित जब कर दिया गया है तो सेना के सम्मान ने पाकिस्तान की सरकार को जवाबों से बचा लिया है। जनता ये पूछ ही नहीं पा रही है कि सरकार, आप हमें बचा क्यों नहीं पाए, आपके डिफेंस सिस्टम फाइनली काम क्यों नहीं कर पाए। खैर, पाकिस्तान का नैरेटिव वॉर तो हमने सेट कर दिया है, हमने इसका इलाज करना फिर से शुरू कर दिया है। चाहे नैरेटिव रहा हो, फिर चाहे युद्ध रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हमने इन्हें बढ़िया से मात दी है। लेकिन एक व्यक्ति है जो ताबे से बाहर चल रहा था, वो था ट्रंप, जो अब तक 8 बार अलग अलग मंचों पर कह चुका है कि भाई, मैंने सीज फायर करवाया था, मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाया था। भारत जिसे कहता है युद्ध विराम,
युद्ध स्थगन कहता है उसे इसने युद्ध विराम नाम दिया। हमने जिसे सेसेशन नाम दिया इसने उसे सीज फायर नाम दिया। हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। जैसे सत्र अवसान होना और सत्र समापन होना दोनों में संभवतया कुछ फर्क होता हो, ऐसे ही यहां पर युद्ध विराम और युद्ध के स्थगन में अंतर है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अगले आतंकी हमले तक पोस्टपोन किया है। अगर पाकिस्तान ने हम पर कोई और आतंकी हमला किया तो हम उसी अंदाज में उन्हें जवाब देंगे जिस अंदाज में हमने फिलहाल जवाब दिया है, भारत ने यह कहा है। खैर, इन महाराज ने अपनी तरफ से लगभग 8 बार भारत पाकिस्तान के बीच में हुए इस सेसेशन को, वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन को क्रेडिट के रूप में ले लिया। क्रेडिट के रूप में लेने की हद यह हुई कि अभी मैंने इस घटना के ऊपर भी एक सेशन किया है। जिस व्यक्ति को आप बैठा देख रहे हैं, ये सिरिल रामाफोसा हैं, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ये इस समय अमेरिका की यात्रा पर थे तो ट्रंप ने इनके साथ भी वैसे ही किया जैसे जेलेंस्की के साथ किया था। अपने ओवल यानी व्हाइट हाउस ऑफिस में इन्हें भी ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया, बेइज्जत करने का प्रयास किया। इस पर मैंने एक सेशन दिन में डाला था अपनी पाठशाला नाम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो उसे देखिएगा। इनके सामने भी ये व्यक्ति अचानक अपना क्रेडिट लेना भूला नहीं और बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया। कुल मिलाकर के अब तक जब से भारत पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर हुआ है, तब से लेकर यह व्यक्ति 8 बार विभिन्न मंचों पर यह क्रेडिट ले चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान को रुकवाया, मैंने भारत पाकिस्तान को रुकवाया। अब अति सर्वत्र वर्जते होती है। ऐसे में भारत भी अपनी तरफ से दुनिया को बताने के लिए अपनी तरफ से अपॉइंट करके सांसदों को रवाना किया कि दुनिया को सच्चाई बताकर आओ। और इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री को भी विदेश भेजा गया। भारत के विदेश मंत्री इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं और वो अमेरिका द्वारा बनाए गए नैरेटिव को काटने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया था और हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने पहलगाम हिंसा किस तरह से झेली, हमने पहलगाम आतंकी हमला कैसे झेला। अब ये सब बात बताने के लिए विदेश मंत्री इस समय विदेश यात्रा पर हैं और उस विदेश यात्रा में इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है कि उस इंटरव्यू से अमेरिका में बैठे ट्रंप तिलमिला उठेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपका और हमारा ऑब्जर्वेशन ट्रंप को लेकर सही है, क्योंकि उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की बहुत बड़ी बीमारी है, उसको हिंदी में कहा जाता है छपास की बीमारी है। वो चाहते हैं कि दुनिया में हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही हो, उनके बारे में सब तरफ ये चर्चा हो कि ट्रंप कितना नाइस आदमी है, ट्रंप ने दुनिया में कितना आकर के एहसान कर दिया है। ये व्यक्ति भगवान के पास जाते जाते इंच बचा था, लेकिन बचने के बाद ये खुद ही स्वरूप भगवान का निकल कर आ गया है। तभी इसने पोप की इमेज बनाकर खुद की तस्वीर तक डाल दी थी। मतलब अपने आप के बारे में दुनिया में मैसेंजर ऑफ पीस का जो इसने मुखौटा उड़ा कि मुझे दुनिया वाले याद रखें कि मैं शांति का संदेश लेकर चल रहा हूं, उसी क्रम में जब यह हरकतें करने लगा तो आज भारत ने इसका वो सपना तोड़ दिया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जो विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने डच ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू देते हुए कहा, द सीज फायर वाज नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. We told everyone, including the US, that if they want an understanding, they have to talk to us directly, and that's why it happened. मतलब भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया था। NOS नाम से डच बोले तो नीदरलैंड की यात्रा पर अभी हमारे विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में अपनी बात एंकर के द्वारा पूछे जाने पर कहा। एंकर ने पूछा कि अमेरिका इस पूरे संघर्ष में कहां था, तो जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा ही वायरल हुआ कि US वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में ही था। बोले भारत पाकिस्तान में कहां था, बोले कहा ना, अमेरिका में ही था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हां, हमसे जितने भी लोगों ने बात की, अच्छा ये बात बहुत अच्छे से जयशंकर साहब ने एक अच्छे मंच के माध्यम से दुनिया को संदेश देते हुए बताई कि भाई ये अल्टीमेटली बात आई कहां से, कि ये युद्ध विराम उसने करवाया कि किसी ने करवाया, ये बात आई कहां से। अच्छा, इसे आप और हम भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, जब भी कोई दो देश टेंशन में होते हैं, युद्ध की स्थिति में होते हैं, संघर्ष की स्थिति में होते हैं, तो ऐसे में दुनिया के बहुत से देश आपको
कंसर्न जाहिर करने के लिए कॉल करते हैं। और यह सच भी है, भारत भी रशिया यूक्रेन के मामले में यूक्रेन से बात किया, रूस से बात किया, इजराइल से बात किया। हम अक्सर इस तरह की बातचीत रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में यह होता है, जब भी आप संघर्ष में हो आपसे बातचीत की जाती है। तो भारत ने भी ऐसे ही कई सारे कॉल्स रिसीव किए। और ये तो आप जानते भी हैं कि ईरान की तरफ से तो विदेश मंत्री खुद चले आए थे, दुनिया भर से भारत की बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में भारत अपना मत सामने वाले को बताया जा रहा था। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के पास अमेरिका के भी कॉल गए, जैसे दुनिया के कॉल गए। जैसे भारत को भी कार्रवाई कर रहा था तो सऊदी, यूएई, इन तमाम देशों को इन्फॉर्म कर रहा था, रशिया, अमेरिका, सबको इन्फॉर्म कर रहा था। एग्जैक्टली बोले हमारे पास भी वैसे ही कॉल आए। अब जब किसी का कॉल आएगा, और यह सच भी है कि अगर आपका और किसी दोस्त का संघर्ष चल रहा हो, दोस्त कहिए या दुश्मन कहिए, किसी के बीच भी अगर वॉर चल रहा हो, तो ऐसे में कोई थर्ड पार्टी अगर आपसे आकर खुशामदीद पूछती है, आपको कुछ समझाने का प्रयास करती है, तो आप अपना नैरेटिव बताते हैं कि देखो भाई, मैंने तो आतंकियों को मारा था, आतंकियों के मारने के नाम पर अगर इनको लगता है कि इनको चोट पहुंची है तो भाई साहब इनको ही रुकना पड़ेगा, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने लोगों का बदला लिया है। अब यह बात जिस भी व्यक्ति को आप बोलोगे, वो व्यक्ति दूसरे से भी तो बात कर रहा है। हमारे साथ जो कॉल आए वो पाकिस्तान को भी आए। हमने अपनी बातें सबको बताई थी कि देखिए भारत ने इसको शुरू किया है, खत्म पाकिस्तान ही करेगा, पाकिस्तान को ही बोलना होगा कि रुक जाओ, हम नहीं रुकेंगे। भारत ने इस बात को इतना दृढ़ता से रखा, और यह बात भारत ने उसी दिन, जिस दिन ट्रंप ने अपनी तरफ से अनाउंस की, उसके आधे घंटे बाद जो मिस्री साहब का बयान आया था उसमें यह बात कही गई थी कि हमारे पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया है कि आप युद्ध को रोक दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान से भारत को कॉल रिसीव हुआ है, भारत से पाकिस्तान को नहीं हुआ है। तो बोले ट्रंप यहां बीच में कहां से आ गए? तो ट्रंप ने असल में इस बात की भांजी मार ली कि भारत के पास पाकिस्तान से कॉल जाएगा, यह जानकारी मैं दुनिया को बता देता हूं। भारत ने इस मैसेज को दुनिया के हर व्यक्ति से कहा था कि अगर किसी को यह संघर्ष रुकवाना है तो कॉल उधर से करवा दो, हम रोक देंगे। अच्छा, भारत का यह डे वन से था, और यह बात मैंने आपको कई बार बोली भी है, और आप चाहें तो जब से यह शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो उसमें एक स्पष्ट संदेश था, हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, हमने सेना और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। यह किसी भी प्रकार से घटना प्रोवोकेटिव नहीं है, उकसावे की कार्रवाई नहीं है, हम इसे बिल्कुल शांत तरीके से कर रहे हैं। हमारा कार्रवाई किसी प्रकार के युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है। हमने ये सब बातें डे वन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से कार्रवाई करना शुरू किया कि चलो बदले की कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई को उन्हें ही रोकना था, यह हमने हमेशा बोला। जयशंकर साहब ने इस बात को इस पत्रकार के सामने रख दिया कि देखो भाई, अमेरिका को लगता है कि उसने यह रुकवाया है, हमने डे वन से क्लियर किया था कि हमारे और पाकिस्तान के बीच ही विराम से संबंधित बात होगी। अब फिर आप कहेंगे फिर मध्यस्थता आप किसे कहते हैं? मैं बताता हूं मध्यस्थता किसे कहते हैं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में क्या भारत पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को आपने किसी थर्ड देश में बैठे हुए देखा? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या किसी थर्ड व्यक्ति के साथ बैठे देखा भारत और पाकिस्तान के लोगों को? आंसर है जी नहीं। क्या ऐसा कहीं और होता है? बिल्कुल होता है। अफगानिस्तान अमेरिका के बीच में जब युद्ध विराम हुआ तो वो दोहा के अंदर हुआ। अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान से जब समर्थन की बातें थी तो फिर थर्ड पार्टी खुद बैठा था, दोहा के प्रतिनिधि बैठे थे। ऐसे ही थोड़े दिन पहले सऊदी के अंदर रशिया यूक्रेन की शांति कराने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में अमेरिका खुद आया था। आपको ध्यान होगा सऊदी के अंदर मीटिंग्स हुई थी, हमने उसको खूब अच्छे से कवर किया था। ऐसे ही हमास और इजराइल के बीच में शांति वार्ता कराने के लिए भी दोहा का चयन हुआ था, दोहा में बातचीत हुई थी। अभी रिसेंटली आपको याद हो रशिया यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कराने के लिए तुर्की में बातचीत हुई थी। तो इसका मतलब यह तो साफ है ना कि भारत पाकिस्तान के लिए कहीं किसी मंच पर कोई नहीं बैठा है। और जब कहीं किसी मंच पर कोई नहीं बैठा है तो यह बात कहना कि हमने मध्यस्थता कराई है, यह केवल क्रेडिट ले जाने वाली बात है। अब आप पूछेंगे इस क्रेडिट ले जाने की बात पर भारत ने जो आज प्रतिक्रिया दी है, जहां उसने साफ कह दिया है कि अमेरिका की कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी, इसके परिणाम क्या होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं, आज हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अब तक तो मैं जो देता आया वो मेरा वर्जन था, मेरा एनालिसिस था जो मैं आपको देता आया। आज मैं ट्रंप के साथ रहे हुए
एक पूर्व एनएसए का इंटरव्यू लेकर आया हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे डोवाल साहब मान लीजिए पीएम के साथ रहते हैं, कल को ये रिटायर हो जाए और इनका इंटरव्यू छपे, ऐसे ही ट्रंप के पुराने कार्यकाल में जॉन वाल्टन जो है वो इनके एनएसए हुआ करते थे, उनका इंटरव्यू आज छपा है। उसके कुछ प्रमुख अंश मैं आपके साथ साझा करूंगा जिसमें वो ट्रंप के व्यक्तित्व को बता रहे हैं कि ट्रंप कैसा सोचते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप चाहें तो 10 मई को आई हमारी वो सुन सकते हैं, आप उसमें समझ पाएंगे कि भारत ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें रखी थी। एनीवे, दुनिया में फिर भी पहलगाम की हुई आतंकी घटना या ऑपरेशन सिंदूर, इन सब चीजों के बारे में भारत ने अपनी तरफ से अपने डेलीगेशंस को भारत से बाहर भेजना शुरू कर दिया है। हमने बकायदा 7 सदस्य के 7 डेलीगेशन बनाए हैं जिन्हें 32 देशों में भेजा जाएगा। 59 सांसदों को उसके लिए रखा गया है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री भी नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर 19 मई से 24 मई के बीच में रहेंगे और 19 से 24 की यात्रा में डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो दुनिया भर में पहुंचते हैं। सबसे पहले वो नीदरलैंड पहुंचते हैं। नीदरलैंड में पहुंचते ही उनका यह ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर ये अपनी तरफ से नीदरलैंड को धन्यवाद देते हैं कि आपने आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। यह अपने आप में दुनिया के लिए एक संदेश है। असल मायने में क्या हुआ कि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आकर खड़ा हुआ या अजरबैजान खड़ा हुआ, वो गलत कॉज में भी, जैसे कि दुर्योधन के साथ में आकर के कुछ और लोग खड़े हो गए थे, कुछ वैसी फीलिंग थी। लेकिन भारत ने इस कॉज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, आप कॉज के समर्थन में हैं, इसका मतलब भारत के समर्थन में है। भारत दुनिया में यह बता चुका है कि आतंक इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। अब आपको पाकिस्तान शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आतंक बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है। यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी भारत में नहीं रहते। भारत को कभी भी इसलिए ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया कि वो आतंक का पर्याय है। इसका मतलब जब भी कोई देश यह कहता है कि वो जीरो टॉलरेंस रखता है टेररिज्म के लिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो पाकिस्तान से भी वास्ता नहीं रखता है। जयशंकर साहब ने यहां जाकर इन देशों को इसी बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म बोला, हम उसके लिए आपका सपोर्ट मानते हुए धन्यवाद देते हैं। जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से यहां के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इन सभी देशों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बातचीत की। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस पॉइंट पर थोड़ा सा मत भिन्नता रखें। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर इन्होंने सीधा सीधा तो कहा ही नहीं कि हम भारत के साथ हैं, भारत तुम संघर्ष करो। दोस्तों, इस तरह के बयान के लिए आपको देशों के साथ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। जैसे नाटो का सदस्य बनना एक एग्रीमेंट है, जैसे डब्ल्यूटीओ का सदस्य, वारसा एक्ट का, वारसा जो एक्ट था, जो कि वारसा पैक्ट था, जो सोवियत रूस के समय पर था, सोवियत रूस के संबंधी जो देश थे उनका गुटबाजी का सदस्य होना पड़ता है। भारत चूंकि दुनिया में किसी भी धड़े का सदस्य नहीं है, ऐसे में भारत के साथ इस तरह के संपर्क होना या इस तरह का समर्थन होना लाजमी नहीं था। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर फिर पाकिस्तान के साथ में तुर्की और अजरबैजान क्यों थे? क्योंकि ये ओआईसी के सदस्य थे और ओआईसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही इस्लाम की बात करना है, इस्लाम के हितों की रक्षा करना है। ये इस्लाम के नाम पर भी एक साथ एकजुट होते हैं। ऐसे में तुर्की ओआईसी में सऊदी से ज्यादा स्थान चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को अपने साथ लाने का इसी मूल उद्देश्य से प्रयास कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें इस्लाम घुसा दिया आपने। मैंने नहीं घुसाया। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, जिन्हें अब मार्शल कहा जाएगा, वो खुद आसिम मुनीर ने 5 दिन पहले ही कश्मीर को अपनी जगलर वेन बताते हुए एक लाइन कही थी कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम 2 नेशन सिद्धांत पर बने हैं, भारत और पाकिस्तान का मूल ही 2 नेशन थ्योरी पर टिका है, हम हिंदुओं से अलग होने के कारण अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसका मतलब साफ था कि वो इस्लाम के नाम पर ही लोगों को इग्नाइट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस मामले में वो इस्लामिक राष्ट्रों को अपने साथ करने में कामयाब हुए और उसमें भी तुर्की और अजरबैजान ने अपनी तरफ से मौखिक समर्थन दिया और तुर्की ने पर्दे के पीछे खुलकर समर्थन दे ही दिया। इस तरह की जो घटनाएं हुई, इस घटना में भारत की तरफ से दुनिया के जिन देशों की यात्रा की जा रही है, उन देशों में कहीं ना कहीं भारत के द्वारा बनाए गए नैरेटिव पर भी उन देशों का जो साथ था उसकी इन लोगों की प्रशंसा की जाएगी।
इसके साथ साथ भारत ने एस जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से यहां पर बातचीत की। ऐसे ही भारत ने प्रधानमंत्री की तरफ से डेनमार्क में भी जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व रखा। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपनी तरफ से यह लाइन बोली कि भारत के साथ जो आपने टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए सॉलिडेरिटी दिखाई, हम उसमें आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डेनमार्क में भी एस जयशंकर साहब ने इसी तरह से प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दोनों ही देशों ने, डेनमार्क और हो नीदरलैंड हो, दोनों जगह भारत के विदेश मंत्री के साथ ब्रॉड स्तर पर यहां पर बातचीत हुई, जिसे आप होते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और उन्हीं में से इस यहां पर ये जो पत्रकार के साथ जो इंटरव्यू हुआ, ये यहां पर सीधी सीधी बातचीत हुई, जिसे आप सुन सकते हैं। हालांकि ये आप सुन नहीं पाएंगे फिल्टर की वजह से, तो मैं बोल दे रहा हूं कि यहां पर बात क्या हुई, जिसमें जयशंकर साहब ने अपनी बातों को एकदम स्पष्ट रखा। बस ये मीम मटेरियल है जिसमें उनसे पूछा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बीच में अमेरिका कहां था, तो इनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अमेरिका में था। ये बात आने वाले समय में बहुत वायरल बात कहलाएगी। इसमें उन्होंने बकायदा ये बात बताई कि देखो भाई, हमारे पास एक हॉटलाइन होती है। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने हमें संदेश भेजा कि वो गोलाबारी रोकने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी एक दूसरे के बाद संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए। अब इस बात के बाद जब विदेश मंत्री ने यह बयान वहां दे ही दिया, तो फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, ये बाहर आते हैं और इस बात को फिर ये सरकारी तरीके से कह देते हैं। मतलब अब तक तो क्या हो रहा था कि भारत की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा था तो कभी विदेश सचिव कहीं कुछ बोल दे रहे हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू में बोल दिया जा रहा है। इस बार बकायदा प्रेस पे आकर के इन्होंने बयान दे दिया और कहा, इंडिया रिजेक्ट करता है ट्रंप का मीडिएशन क्लेम एक बार फिर। मतलब ये तरह से भारत ने ट्रंप को यह संदेश भेज दिया है कि हमने, आपको अगर यह लग रहा था कि आपके साथ यह बात साझा की गई है कि हां, हम उनके साथ में अगर बातचीत करेंगे तो केवल एक ही शर्त पर, वो आगे से कॉल करें और युद्ध को रोकने की बात करें, हम युद्ध रोक देंगे। अगर आपको लगता है कि यह आपकी मध्यस्थता है तो हम आपको याद दिला दें, हम आपकी इस मध्यस्थता को मानते ही नहीं हैं कि आपने मध्यस्थता की है। भारत की तरफ से मिला हुआ यह जो प्रतिक्रिया है, यह ट्रंप पर बहुत गहरी गुजरेगी। संभव है ट्रंप इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ और ज्यादा दुनिया में बयानबाजी करते हुए नजर आए, और इतना ही नहीं, अपनी इमेज को पहुंचे इस डेंट के चलते भारत के खिलाफ हो सकता है वो कुछ कड़े कदम उठाने का भी निर्णय लें। हालांकि भारत डे वन से ही, जब 10 तारीख को यह घटना घटी उसके बाद में ही भारत दुनिया भर में यह बात कहता रहा था, लेकिन अब पब्लिकली हमने कहा। अभी जब हमारा प्रतिनिधि मंडल भारत के बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, तब भी पार्लियामेंट्री पैनल को भी यही कहा गया हमारी तरफ से कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं करी, दुनिया भर में जाकर बता दो। तो दुनिया भर में अब पाकिस्तान की तो कोई इज्जत थी ही नहीं, उसकी इज्जत कम करने नहीं जा रहे। अब हम उन 32 देशों में जा रहे हैं जहां ट्रंप के बारे में बताया जाएगा कि यह आदमी जहां जाकर आपको बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता की थी, इसकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान का कॉल आया, हमने रिसीव किया और हमने अपनी बात को रोक लिया। इसी प्रकार से हमने दुनिया को पहले बताया था, दुनिया के जितने देशों को हमने बताया, अगर वो ये सब कहने लगे कि हमें क्रेडिट दो, हमने रुकवाया है, तो हम किस किस को क्रेडिट बांटेंगे। अब चलो, ये तो बात हुई ट्रंप को अपनी तरफ से कन्फ्रंट करने की, भारत ने कर दिया। लेकिन जो आज मुझे सबसे मजेदार न्यूज लगी पढ़ने में वो ये थी, इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्लेम लेने का इतना मन क्यों किया, ट्रंप हमेशा इस तरह के क्रेडिट लेते क्यों हैं, इसके बारे में आप जानकारी देता हूं मैं आपको। एक इंटरव्यू छपा है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे भारत में इस समय डोवाल साहब है पीएम के, ऐसे ही यूएस में जब ट्रंप का पुराना शासन था उस समय पे उनके एनएसए थे जॉन बोल्टन। उन्होंने अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया है, एएनआई को छपा ये इंटरव्यू कुछ यूं कहता है, मैं बस ब्रीफिंग बता देता हूं इसकी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देखिए, ट्रंप हैं और ट्रंप एक नैरेटिव लड़ाई में है। और वो लड़ाई क्या है कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि बाइडेन का जो पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, बाइडेन रहे हो, ओबामा रहे हो, ये जितने भी लोग हैं ये युद्ध के लिए जाने जाते रहे हैं। दुनिया में इन्होंने वॉर थोपी है। उदाहरण के लिए, बाइडेन के कार्यकाल में इजराइल गाजा हुआ, बाइडेन के कार्यकाल में रशिया यूक्रेन हुआ। तो बोले बाइडेन का कार्यकाल युद्ध के कार्यकाल के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन ट्रंप अपने आप को दुनिया में शांति का मैसेंजर बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग ये माने कि जो ट्रंप का यानी रिपब्लिकन्स का शासन है वो शांति लेकर आता है।
इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को बोलते हुए कुछ यूं कहा कि आप केवल इस बार पर फोकस मत करिए, आप पुरानी बार पर भी फोकस करिए। और इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि आप चलिए पिछले कार्यकाल में जब ये एनएसए हुआ करते थे, बोले उस समय पर भी ट्रंप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलने गए। क्यों मिलने गए? क्योंकि ट्रंप को उस समय भी एक कीड़ा काटा था कि उनके कहने पर किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे ट्रंप के कहने पर, तो ट्रंप का कितना नाम होगा कि मैंने दुनिया में शांति ला दी है, किम जोंग उन को कन्विंस कर लिया है। बोले वो उसमें कामयाब नहीं हुए, प्रयास पूरे किए थे। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया वो क्या था? बोले पिछले कार्यकाल में इन्होंने ऐसे ही अपने तरफ से प्रयास किया था इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट को मनाने का, और उसी के चलते इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था। और उस अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें इजराइल को ये देश मान्यता दे रहे थे, बहरीन हुआ, यूएई हुआ, मोरक्को हुआ, ये सब मान्यता देने लगे थे कि हाँ इजराइल एज ए कंट्री हम स्वीकार करते हैं, जबकि मिडिल ईस्ट पहले स्वीकार नहीं करता था। तो बोले उस अकॉर्ड को करा के भी ट्रंप अपनी छवि पीस मेकर की करना चाहते थे कि मैं दुनिया में शांति लेकर आया हूं। बोले कहां फेल हुए? बोले ना तो देखो उसने माना, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने माना, और ना ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने। इजराइल और गाजा के बीच जब संघर्ष हुआ तब इजराइल का किसी देश ने साथ नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप के जो प्रयास हैं वो उनके अंदर यह मसीहा बनने की इमेज को दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं शांति लेकर आना चाहता हूं। ऐसे में ये जहां फेल हो जाते हैं वो क्या है? ये कहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह रोक दूंगा। वो फिर से नाकामयाब रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच का संघर्ष मेरे आते ही समाप्त हो जाएगा और हमास को बंधक बनाए हुए तमाम इजरायलियों को मेरे आने के 24 घंटे के भीतर भीतर छोड़ना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी बंधक उनके बाद आने के बाद नहीं छूटा है। वो जो बीच में छूटे थे उसके बाद लगभग 50 से अधिक बंधक अभी भी गाजा में हैं। ऐसे में ट्रंप को अपनी इमेज बाजार से जाती हुई दिखी। ये जो बातें में इन्होंने बोली हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप जान रहे हैं जिस व्यक्ति ने कभी ट्रंप के साथ काम किया है, ट्रंप को समझा है, वो ट्रंप को साथ रह के समझे। हम ट्रंप के हाव भाव को मीडिया के माध्यम से समझे और हम और आप लगभग एक जैसा ही समझे। हम ये समझ गए थे कि इन्हें छपास की बीमारी है, इन्हें सुर्खियों में रहना है, इसे दुनिया के अंदर शांति का पुरस्कार लेना है। यही कारण है कि हमने कई बार आपके सामने इस बात की मजाक बनाई है कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए कि मैं दुनिया में शांति ले आया। और मैंने आपको यह तक कहा था कि इस व्यक्ति को पीआर का इतना ज्यादा क्रेज है कि बस खबर मिले और मैं उसका क्रेडिट खा जाऊं। तो यह इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट खाने के लिए ही लपक कर बाहर आया। इसने सोचा कि भारत इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, और प्रतिक्रिया ना देने के लिए उसने भारत के सामने ट्रेड का ऑप्शन डाल दिया कि मैं आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा। ट्रेड के लालच में हो सकता है कि भारत चुप रह जाए। अब इसका मतलब समझिए कि ट्रेड को इसने जानबूझकर इन्वॉल्व किया था कि जब मैं भारत को बोलूंगा कि आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा, तो ट्रेड के लालच में हो सकता है कि इंडिया भारत पाकिस्तान के मामले में चुप हो जाए और ट्रंप को क्रेडिट लेने दे। लेकिन जिस तरह से आपने और हमने अपने तमाम सेशंस के अंदर जिक्र किया, जिस तरह की बातें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने हमारे सेशन के अंदर कमेंट्स के माध्यम से रखी, आपने साफ साफ हमारे पुराने जाकर के आप सेशन देखेंगे तो हमने एक ही हेडलाइन डाली है कि हमें ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। हमने यह हेडलाइन डाली है कि अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। यह बात भारत सरकार तक भी पहुंची और भारत सरकार को यह मैसेज समझ में आया कि चाहे जो भी हो, देश को, भारत को अमेरिका की मध्यस्थता पसंद नहीं है। अगर भारत खुद से सीज फायर करता तो मोस्ट वेलकम होता। आतंकियों को अपना जवाब तो हम दे ही चुके थे, सब कुछ सही था, हमने अपना सब कुछ ऑपरेशन बढ़िया से किया, लेकिन वो बीच में आया और जो क्रेडिट लेकर भागा उससे हमारे रहे सहे पूरे की पूरे एफर्ट्स पर पानी फिर गया। भारत ने धीरे धीरे, भारत सरकार ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भारतीयों में जो असली गुस्सा है वो इस बात का है कि ये व्यक्ति क्रेडिट की लड़ाई में जिस तरह से दुनिया भर में योगदान करता आया है कि बस मुझे क्रेडिट लेना है, मुझे शांति स्थापित करवा दो, बोले ये चलेगा नहीं।
ट्रेड भारत के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन भारत सरकार को यह समझ में आ गया कि भारतीयों को ट्रेड नहीं चाहिए। हम और आपने कई बार अपने सेशंस में यह बात बोली कि ट्रेड से हो सकता है कि हम 2 पैसे ज्यादा कमा लें, लेकिन भारत को असल में अटल जी पसंद थे, भारत को असल में इंदिरा गांधी का वो रवैया पसंद था जिस समय हम अमेरिका के सामने नहीं झुके थे। तो आज भी हम नहीं झुकेंगे। जब यह बात आपने और हमने मल्टीपल टाइम की, आपने हमारे कमेंट बॉक्स में भर भर कर जानकारियां रखी, आप तो ये आप जान ही चुके हैं कि सरकार की नजर हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। ऐसा नहीं है कि अपना प्लेटफॉर्म्स भी वहां पर स्कैन नहीं हो रहा है। एक टाइम पर हमने न्यूज चैनल्स को लाइव नंबर्स में पीछे छोड़ा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स आपकी और हमारी जो उपस्थिति थी उससे काफी सारा चिढ़ गए थे, भुन गए थे। तो उनकी टेबल्स पर हमारा डिस्कशन हुआ है। उन्हें समझ में आया है कि इस जगह उपस्थित जो भारतीय हैं ये अल्टीमेटली भारत को कहां देखना चाहते हैं, इनका राष्ट्रवाद किस हद का है। ये मूर्ख लोग नहीं हैं, ये देश को चाहते हैं बढ़ते हुए देखना, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज हो। तो आपकी और हमारी जो बातचीत हुई ये एनालाइज हुई है। आपको हो सकता है कि अपने आप के बारे में इस बात का डाइजेशन थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन इसे यकीन मानिए कि यह सब हुआ है। और जब यह हुआ है तो धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन आया है, और यही परिवर्तन अब भारत के संदेश के रूप में आपको विदेश मंत्री बोलते दिख रहे हैं। आपको याद होगा हमने अपने सेशंस में विदेश मंत्री से सवाल किए थे कि विदेश मंत्री आप बोलिए, आपको यह बोलना पड़ेगा, ट्रंप के सामने बोलना पड़ेगा कि नहीं, हमें आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। आप यदि याद करें तो अपने सेशंस के कमेंट में लिखिएगा जाकर के, आज बताइएगा कि आपको याद आया। हमारे पुराने सेशंस में हमने यह जिक्र किया है। हमने हर बार आप सबसे यह बात जब कहलवाई है तो यह असल में सरकार तक संदेश पहुंचाने का तरीका था कि आपका संदेश पहुंचे वहां तक, और वो पहुंचा और उसका नतीजा आपने देखा। अब रही बात इनकी, तो इनका तो इलाज आप जानते ही हैं। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि इनको फेक नैरेटिव चलाना है, और उस फेक नैरेटिव को ये चलाते ही रखें तो बढ़िया है, ताकि ये गलत फहमी में जिएंगे तो इनकी अपेक्षाएं और बेहतर करने की खत्म हो जाएंगी। और अगर ऐसी हरकत इन्होंने फिर से की तो इन्हें वैसे ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर ये अपने आर्मी को स्वतः चिंतन पर, कई बार किसी ने कहा है कि अगर आप बहुत बार झूठ बोलते हैं तो आपको झूठ सच लगने लगता है। पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जनता के सामने झूठ परोस रहा है, वो इस गलतफहमी में जीने लगेंगे, और अगली बार हमारे ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम उन्हें फिर से वहीं घुसकर जवाब देकर आएंगे। तो जयशंकर साहब का जो जवाब है वो अपनी जगह एकदम सटीक है, और उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को दुनिया के सामने संदेश के रूप में देना शुरू कर दिया है। फिलहाल आप जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे हैं। जर्मनी के अंदर इनका बेहतर स्वागत हो चुका है। और हां, भारत की तरफ से भी जो डेलीगेशन निकला है वो दुनिया में यही संदेश लेकर गया है। 20 तारीख को पार्लियामेंट्री पैनल को यही सूचित किया गया है, विक्रम मिश्री जी के द्वारा सब जगह जाकर बताना है कि पहलगाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और भारत का स्टैंड क्या है, और अमेरिका की मध्यस्थता थी या नहीं। आप सबका संदेश ऊपर तक पहुंच गया है। आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट भविष्य में जब भी कोई ऐसी जानकारी हो तो आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ अवश्य साझा करें। साथियों, इस रविवार को जो हम आपके साथ में वेबिनार करते हैं वो रविवार 11 बजे ना होकर 1 बजे हो रही है बातें बाजार की पर, और 3 बजे हो रही है बातें बाजार की के बाद में अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला पर उन मित्रों के लिए जो एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी में है, तमाम प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रबल्स चल रहे हैं। तो ट्रबल शूटिंग वेबिनार है, आपके साथ जिक्र होगा 3 बजे इस रविवार। तो अपनी पाठशाला 3 बजे वेबिनार, और बातें बाजार की 1 बजे वेबिनार। 1 बजे के वेबिनार में आपको पैसे वाला बनाया जाएगा, और 3 बजे के वेबिनार में पैसा कैसे कमाया जाता है, यानी कि विद्यार्थी जीवन से नौकरी तक कैसे पहुंचा जाता है, उसका जिक्र होगा। तो बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।